हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 51वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 50 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। हम भौतिक विज्ञान के यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे। हमने इससे पहले वाली जो क्लास है उस क्लास में हमने प्रक्षेप्य गति को डिटेल में समझा था और हमने बताया था कि प्रक्षेप्य गति दो प्रकार की होती है। जैसा कि हमने साइड में दिखाया है, सर प्रक्षेप्य गति दो प्रकार की होती है। एक होती है कोणीय प्रक्षेप्य गति और दूसरी होती है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। सर इन दोनों गतियों को हमने पिछली क्लास में डिटेल में समझा था और 6 फॉर्मूले हमने यहाँ पर देखे थे, जो कि 6 के 6 फॉर्मूले आपके यहाँ लिखे हैं। आज की क्लास में हम प्रक्षेप्य गति से संबंधित न्यूमेरिकल और सवाल करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है PYQ प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। तो PYQ हम इस क्लास में करने वाले हैं। देखो इससे पहले मैंने बहुत सारी फिजिक्स की क्लास पढ़ाई है, तो टॉपिक खत्म करने के बाद मैं PYQ नहीं कराता था, मैं पूरी यूनिट खत्म होने के बाद कराता था। लेकिन आज के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई छोटा सा एक टॉपिक खत्म हुआ तो तुरंत उसके PYQ करेंगे। तो चलिए हम इन PYQ को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रक्षेप्य गति करने वाले कण का पथ डैश होता है। जो प्रक्षेप्य गति करता है उस कण का पथ कैसा होता है, तो मैंने बताया था उस कण का पथ होता है परवलयाकार। तो सर इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार उसका पथ होता है। अब अगर डिटेल में आपको समझना है तो पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी। भाई उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने नहीं देखी है क्लास, वो क्लास देखना जरूरी है। वो क्लास देख लेंगे तब इन सवालों को करने में आपको आनंद आएगा। और यदि डायरेक्ट इन सवालों को करोगे तो शायद आपको कुछ सवाल समझ में आ जाए और कुछ ना आए। तो हम आपको सजेशन करें देंगे कि पहले आप वो वाली क्लास देख लें। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम मानते हैं कि तुमने वो क्लास देख ली होगी तभी ये क्लास पर आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रक्षेप्य गति में गति का डैश घटक हमेशा समान रहता है। देखो प्रक्षेप्य गति जब होती है तो इस गति में यहाँ वेग होता है, वो वेग एक क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, एक ऊर्ध्व दिशा में बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में सर क्षैतिज जो घटक होता है वह हमेशा समान रहता है। देखो यहाँ से अगर बात करेंगे सर क्षैतिज घटक समान रहेगा, यहाँ पर भी क्षैतिज घटक, यहाँ पर भी क्षैतिज घटक, यहाँ पर भी क्षैतिज घटक, यहाँ पर भी क्षैतिज घटक। ये जो क्षैतिज घटक है वह हमेशा समान रहता है। क्यों रहता है सर, क्षैतिज दिशा में सर कोई भी त्वरण नहीं काम करता है, लेकिन ऊर्ध्व जो घटक है वह बदलता रहता है। वो ग्रेविटी के अंतर्गत, ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण होता है जी, उसके अंतर्गत ये काम करता है, इसलिए ये तो बदलता रहता है और क्षैतिज घटक हमेशा समान रहता है। तो इसने अभी यही पूछा है कौन सा घटक समान रहता है, तो हम कहेंगे सर क्षैतिज घटक समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रक्षेप्य गति में महत्तम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्व घटक कितना हो जाता है। तो हमने बताया था कि सर अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्व होता है, एक ऊर्ध्व घटक ऊपर वाला भी घटक होता है। अब हम जानते हैं, अच्छा यहाँ पर ये नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी वस्तु। तो महत्तम ऊंचाई पर जब कोई कण पहुंच जाता है, मान लीजिए प्रक्षेप्य गति कोई कण कर रहा है और वह महत्तम ऊंचाई तक पहुंच चुका है, तो सर महत्तम ऊंचाई पर उसका जो ऊपर जाने वाला वेग है वह ऊर्ध्व घटक जो है वह शून्य हो जाता है। तो अभी यही पूछा है कि ऊर्ध्व घटक कितना हो जाता है, तो शून्य हो जाता है, शून्य। देखो यहाँ ऑप्शन न्यूनतम भी है तो न्यूनतम नहीं लगाएंगे, शून्य हो जाता है, सीधा सीधा ऑप्शन मिला है ना शून्य, तो शून्य पर लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4, प्रक्षेप्य गति के दौरान अधिकतम परास डैश कोण पर होती है। अधिकतम परास मैंने बताया था जब हमें किसी वस्तु को बहुत दूर तक फेंकना है, जैसे भाला फेंक होता है। अगर हम चाहते हैं कि सर भाला काफी दूर तक जाके गिरे तो हम कितने एंगल पर फेंकेंगे उसको, तो ये भी हमने आपको प्रूफ करके बताया था। सर 45 डिग्री के कोण पर अगर हम भाला को फेंकेंगे तो सर मैक्सिमम दूरी जाके कवर करेगा। तो जो प्रक्षेप्य के दौरान अधिकतम जो परास है वो 45 डिग्री के कोण पर हमको प्राप्त होती है। ये हमें याद रहे। अगर वीडियो आपने देखी होगी तो इन सवालों का जवाब आप आराम से निकाल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई किस कोण पर प्राप्त होती है। हमने ये भी बताया था कि अगर हमको H मैक्सिमम चाहिए, महत्तम ऊंचाई चाहिए, तो सर एंगल कितना होता है, एंगल 90 अंश हमने बताया था। देखो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 90 अंश, ऑप्शन नंबर ए
90 अंश पर अगर हम किसी वस्तु को फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम हाइट हमको मिल जाएगी। ये भी हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था विद प्रूफ, तो अगर देखना चाहते हो तो देख लेना पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि प्रक्षेप की क्षैतिज परास प्रक्षेप की ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेप का कोण क्या ज्ञात करो। ये सर अच्छा सवाल है कि अगर प्रक्षेप की परास जो है वो ऊंचाई का 4 गुना है तो देखो हमें ऊंचाई का भी फॉर्मूला मालूम है और सर परास का भी फॉर्मूला मालूम है। इसने बोल दिया है कि जो क्षैतिज परास है वो प्रक्षेप की ऊंचाई का 4 गुना है। मतलब हम अगर बात करें सर आर जो है, आर ये 4 गुना है ऊंचाई का। हम सर आर का भी फॉर्मूला जानते हैं, एच का भी फॉर्मूला जानते हैं, एंगल अपने आप निकल आएगा। जरा फॉर्मूला तो रखना। सर एच का फॉर्मूला ये है और आर का फॉर्मूला ये है, तो आर का रखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ रखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर 4। अब यहाँ पर एच की वैल्यू रखेंगे, एच का कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये यहाँ पर है। बस इसको सॉल्व करो तो देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, इस जी से ये जी कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो हमारे पास बचा है सर साइन 2 थीटा। यहाँ आ गया सर साइन 2 थीटा बराबर, यहाँ केवल बचा है 2, ये 2 और साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन सर अभी हम यहाँ से डायरेक्ट एंगल तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं सर, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है बराबर ये क्या है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन थीटा है इससे एक साइन कट जाएगा। अब हम इस कॉस को, ये कॉस 2 के साथ गुणा में है तो गुणा वाली चीज इधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा साइन के नीचे, और इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो सर ये 2 है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में ये इधर भाग में आ जाएगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि सर 2/2 बराबर ये साइन थीटा और अपॉन में ये वाला कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है टेन थीटा और ये हो गया 1, तो एक काम जानते हैं हम सब, ये हो गया टेन थीटा और ये हो चुका है सर 1। तो आखिरकार कितने कोण पर हम यहाँ निकाल सकते हैं सर टेन थीटा बराबर 1 है, 1। हम अगर डायरेक्ट जानते हैं कि सर टेन की टेबल में 1 कितने का मान होता है, तो 10 45 का होता है, तो हम यहाँ 10 45 डायरेक्ट रखेंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, 45 अंश। इस सवाल का जवाब निकल के आएगा। ये सवाल अच्छा था, इसने खुद बोला था कि जो क्षैतिज परास है वह ऊंचाई का 4 गुना है। तो अब जब तक आपको इनका फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक तुम इस सवाल का जवाब निकाल सकते। तो सर फॉर्मूला याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा सर आर बराबर 4h है, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, टेन थीटा निकल आया, टेन थीटा की वैल्यू 10 45 के बराबर, तो थीटा बराबर 45। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं सर, किसी प्रक्षेप को अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी क्षैतिज परास और प्रक्षेप की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा ये सवाल हम करेंगे, एक काम करो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे तब इस सवाल को करेंगे क्योंकि जगह चाहिए। उम्मीद है कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो हम यहाँ पर इसको हटाते हैं, अब हम इस सवाल को करेंगे 7वें सवाल को। ये भी सर अच्छा सवाल है। ये सवाल क्या है कि यहाँ इस शब्द पे ध्यान दो, अधिकतम परास। तो एक बात बताओ, अधिकतम परास के लिए एंगल कितना रखना है, 45 अंश का एंगल रखना है। तो जरा हम चित्र बनाते हैं पहले। यहाँ पर सर ये हमारा प्रक्षेप, ये प्रोजेक्शन है, यहाँ पर ये हमने इस तरह से फेंक दिया है। ये जो एंगल है सर ये 45 है। क्यों है 45? क्योंकि इस सवाल में ही बोल रखा है अधिकतम परास चाहिए, मतलब आर मैक्स चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो हम 45 अंश का कोण रखेंगे। अब इस चित्र के दौरान आपको बताना क्या है, आपको बताना है क्षैतिज परास और प्रक्षेप की ऊंचाई, मतलब आर मैक्स। हमें ये बताना है आर मैक्स अनुपात एच, ये हमको बताना है सर इसका आंसर कितना होगा। तो एक काम करते हैं सर, आर मैक्स निकालते हैं और एच निकालते हैं। थीटा बराबर अभी 45 रखना, तो सर आर मैक्स निकालते हैं पहले, आर मैक्स
तो आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर्मूला ये होता है सर, थीटा के स्थान पर 45 रखेंगे तो 45 दूनी 90, 90 का मतलब साइन 90 का मतलब 1 होता है, तो आंसर बनेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर मैक्स आ गया, आर मैक्स आ चुका है यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आर मैक्स है। ठीक है, अब हम एच निकालेंगे। सर एच का क्या फॉर्मूला है? एच का भी फॉर्मूला तो हम जानते हैं, एच बराबर फॉर्मूला होता है सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g। तो हम यहाँ लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है फॉर्मूला। अब जरा एक बात समझो, यहाँ पर थीटा के स्थान पर कितना रखना है? थीटा के स्थान पर रखना है 45, तो ये जरा यहाँ 45 रखने का प्रयास करो, यहाँ 45, तो ये तो यू स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई ये साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 ये होती है साइन 45 की, और उसका हो रहा है स्क्वायर, तो सर 1/2 रहेगी केवल, तो हम डायरेक्ट यहाँ रख दें 1/2, और अपॉन में ये 2g और है, 2g ये अपॉन में है, तो इसका मतलब सर ये कितना निकल के आया? ये निकल के आया यू स्क्वायर अपॉन 4g, ये यू स्क्वायर अपॉन 4g निकल आया। हमें क्या चाहिए? आर मैक्स, इसका और इसका अनुपात चाहिए, तो हम ये अब डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे, इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। चलो यहाँ पर अनुपात चेक करते हैं कितना आएगा। ये हमने रखा सर यू स्क्वायर अपॉन जी अनुपात यू स्क्वायर अपॉन 4g। पहले नंबर पर हमें आर रखना है, क्योंकि पहले नंबर पर इसने क्षैतिज परास रखी है, दूसरे नंबर पर ऊंचाई रखी है, तो दूसरे नंबर पर हमें ऊंचाई रखी है। देखो यू स्क्वायर अपॉन जी से यू स्क्वायर अपॉन जी कट जाएगा, ये जो 4 है, अब हम देखो इधर आ चुका है 1, इधर अपॉन में 4 है, तो सर अपॉन वाला 4 कैसे खत्म किया जाता है? 4 का दोनों तरफ गुणा करके, 4 का इधर भी गुणा कर लेंगे और 4 का इधर भी गुणा कर लेंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। फिर इससे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 अनुपात, इधर कुछ नहीं बचा, केवल एक बचा, तो 4:1 आएगा। इस सवाल का जवाब देखो ऑप्शन में 1:4 भी है, तो जल्दबाजी में इसको मत लगा देना, 4:1 आंसर आएगा। देखना पड़ेगा सर पहले क्या है, क्षैतिज परास पहले है, तो क्षैतिज परास को हमने पहले रखा है और ऊंचाई को हमने बाद में रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तुम्हें समझ में आया होगा ये वाला सवाल, और इस वीडियो को अगर एक बार और ध्यान से देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे का सवाल और करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा है 8, कौन सा उदाहरण प्रक्षेप्य गति को दर्शाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन को निम्न में से कौन सा उदाहरण दर्शाएगा? लंबी कूद में दौड़ना, अगर लंबी कूद में दौड़ रहे हो तो वो तो रैखिक गति हो जाती है। हवा में फेंकी गई वस्तु, हाँ ये हो सकता है भाई, हवा में फेंकी जाती है। हवा में कितनी देर तक उड़ती है वस्तु, उसको उड्डयन काल बोलते हैं। कबड्डी में आक्रमण करना, ये तो नहीं है, प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल नहीं है। जमीन पर पुश की गई गेंद को रोकना, मतलब जमीन पर कोई गेंद इस तरह से आ रही है उसको रोक देंगे, इसमें प्रक्षेप्य गति होगी का? नहीं। प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल केवल ये है, हवा में फेंकी गई कोई भी वस्तु प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का जवाब होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति किसी गेंद को अधिकतम 100 mm तक फेंक सकता है, तो वह इसे अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है? मतलब आर मैक्सिमम दिया है, आर मैक्सिमम कितना है? 100 mm, तो एच मैक्सिमम पूछा है। तो देखो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो आर मैक्स निकालना है, तो सर साइन ये जो 2 थीटा है इसकी वैल्यू को 1 मानेंगे, तो आर मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो हम यहाँ करेंगे आर मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आर मैक्स होता है। लेकिन आर मैक्स की वैल्यू दे रखी है, कितना है? 100 mm, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रख देंगे 100 mm बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, समीकरण 1 लिख लेते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब पूछ रहा है कि एच मैक्स कितना होगा? एच मैक्स कितना होगा सर? फॉर्मूला क्या है एच मैक्स का? अगर अधिकतम ऊंचाई चाहिए तो एच मैक्स का फॉर्मूला ये होता है सर, इसमें जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू तो 1 करेंगे अधिकतम के लिए, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, हमें चाहिए वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सर ये जो वैल्यू है ये वाली यू स्क्वायर अपॉन जी, इसका वैल्यू कितनी है सर? इसकी वैल्यू है 100 mm, तो हम यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं सर 100
mm और अपॉन ये 2, तो कितना आंसर आएगा सर? 50 mm इसका आंसर आएगा, भाग लगा के 50 mm। तो सर बहुत आसानी से हमने इस सवाल को कर लिया, लेकिन सवाल तभी हो सकता है जब हमको फॉर्मूला याद हो, आर का भी फॉर्मूला याद हो, एच का भी फॉर्मूला याद हो। आर मैक्सिमम के लिए साइन की वैल्यू 1 मानते हैं, साइन के पीछे कितना भी एंगल है 1 होगा, और एच मैक्सिमम के लिए साइन को हटा देंगे क्योंकि उसकी जगह 1 आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल का जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 क्या है? किसी कण को 50 अंश के कोण पर फेंका जाता है तो दूसरे किस कोण दूसरे कण को, यहाँ होना चाहिए, दूसरे कण को किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाए ताकि क्षैतिज परास समान ही रहे? दूसरे कण, यहाँ पर कण लिखो, दूसरे कण को किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाए ताकि क्षैतिज परास समान रहे? तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर यहाँ पर हम किसी वस्तु को इस तरह से फेंकें और एक को हम इस तरह से फेंकें तो वो भी यहाँ आके गिरे, लेकिन इनकी जो क्षैतिज परास है सर, वो क्षैतिज परास दोनों की समान है, बस इसकी ऊंचाई जो होगी वो h1 होगी और इसकी जो ऊंचाई होगी वो h2 होगी। इसका ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा और इसका ये एंगल होगा, ये मान लीजिए θ1 है तो ये θ2 होगा। हम ये जानते हैं कि सर इन दोनों का जो, अगर हम बात करें सर ये होता कितना है, ये हम बात करेंगे सर θ1 और θ2 दोनों का योगफल 90 अंश आना चाहिए। इन दोनों का योगफल यहाँ पर θ1 प्लस θ2 ये बराबर 90 होना चाहिए, ये मैंने बताया था। अगर मान लीजिए ये 30 है तो फिर इस वाले को 60 पर फेंकेंगे, अगर ये 10 है तो सर इस वाले को फिर 80 पर फेंकेंगे, अगर ये वाला अगर हम 20 कर दें तो सर इस वाले को 70 पर फेंकेंगे, मतलब दोनों का योगफल 90 आना चाहिए। तो हमने कहा है कि एक कण को 50 अंश पर तो हम फेंकते हैं, 50 पर फेंका है, तो बताइए दूसरे कण को कितने एंगल पर फेंका जाए ताकि परास सेम मिले? तो सर 50 पर फेंका है तो 90 पूरा करने के लिए 40 चाहिए, तो इसका मतलब 40 अंश इस सवाल का जवाब होगा। ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद है, मैंने समझाया था, तो अब वहां से इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक टारगेट को एक गोली की सहायता से हिट किया जाना है तो कहाँ निशान लगाना उचित होगा? कहाँ निशाना होना चाहिए, कहाँ पर निशाना लगाना उचित होगा? जैसे मान लीजिए सर ये टारगेट है, मान लीजिए ये टारगेट है और हम यहाँ से, रुको यहाँ पर, ये हमारा सर टारगेट है, ये ज़्यादा बड़ा दिख गया, इतना छोटा बनाते हैं, ये टारगेट है, इसको हमें मतलब निशान बनाना है, इसको हमें अपना निशाना बनाना है। तो हम पता है कहाँ, हम मान लीजिए यहाँ से, अगर यहाँ से हम शूट करना चाहते हैं, यहाँ से शूट करना चाहते हैं, तो जब हम इसको शूट करेंगे तो सर इसके यहाँ पर ठीक ऊपर यहाँ निशाना साधेंगे, यहाँ निशाना साधेंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रक्षेप गति होती है, तो अगर इस तरह से आएगा तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, मतलब अगर देखा जाएगा तो सर प्रक्षेप गति के कारण, चलो हम ऐसे मानते हैं कि यहाँ से हम ये निशाना लगा रहे हैं, यहाँ से इस व्यक्ति के हाथ में कोई बंदूक वगैरह है, उससे निशाना हमने लगाया, तो अगर निशाना हम लगाएंगे तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ लगाएंगे, ताकि हमें मालूम है सर इस प्रक्षेप गति इस तरह से होती है, तो अगर हम यहाँ निशाना लगाएंगे, जब हम यहाँ निशाना लगाएंगे तब वो इसको हिट कर पाएगा कुल मिलाकर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास जो भी निशाना लगाने वाला एक पॉइंट है उसके जस्ट ऊपर निशाना लगाते हैं, क्योंकि जब तक वहां तक गोली पहुंचेगी, अगर हमने एग्जैक्ट उसी पर निशाना साधा है तो सर जब तक गोली पहुंचेगी तब तक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो शायद ना हिट कर पाए, इसीलिए उस टारगेट से थोड़ा सा ऊपर, उस टारगेट के जस्ट ऊपर हम निशाना लगाते हैं, तो प्रोजेक्टाइल अपना काम करेगा तो आराम से उसको हिट कर देगा। तो देखो ये क्या है, टारगेट के ठीक ऊपर, बिल्कुल ये टारगेट के बिल्कुल ठीक ऊपर लगाएंगे, कि टारगेट पर ही लगाएंगे, नहीं टारगेट पर नहीं लगाएंगे तो नीचे जाके लगेगा, फिर वो टारगेट के ठीक नीचे नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सर। यदि प्रक्षेप के वेग को 3 गुना किया जाए तो प्रक्षेप की अधिकतम परास डैश गुनी हो जाएगी। अच्छा, अधिकतम परास का फॉर्मूला क्या है? आर मैक्स का फॉर्मूला है क्या? आर मैक्स का ये अभी अभी हमने देखा था, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी है, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो हमने वेग को क्या किया है? 3 गुना किया है, तो सर यहाँ 3 रखना पड़ेगा, तो अगर तुम 3 रखोगे तो
3u रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3u का स्क्वायर बट्टे जी, तो बराबर यहाँ बनेगा 9 आगे आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये प्रारंभिक था तो कितने गुना हो गया, 9 गुना हो गया। इसका मतलब सर अगर हम प्रक्षेप्य के वेग को अगर 3 गुना कर देंगे तो जो मैक्सिमम परास है वह 9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी होगा। तो ये हुए हमारे 12 सवाल। प्रक्षेप्य गति से संबंधित हमने ये 12 सवालों को डिस्कस किया है। अब इसी प्रकार से जैसे टॉपिक खत्म होगा तुरंत उसका PYQ की एक छोटी सी वीडियो आएगी। तो चलिए इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।